गैस एक्सप्लोजन के बाद मेरी आंख खुली तो पता चला कि मैं किसी क्रेजी नॉवल वर्ल्ड में इसेकाई होकर आ गया हूँ, और वो भी एक रेकलेस अमीर कैनन फॉडर एयर बनकर। अगले ही सेकंड सिस्टम ने मेरे हाथ में अनलिमिटेड लिमिट वाला ब्लैक कार्ड थमा दिया। मैं अभी हाई एंड क्लब जाकर लग्जरी मसाज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और फुल वीआईपी लाइफ एंजॉय करने के सपने में ही था कि सिस्टम ने बारिश में भीगे हुए पूरी तरह टूटी हुई एक लड़की की तरफ इशारा किया। वो सेकंड फीमेल लीड थी, लियू रुयान। सिस्टम ने ड्रामेटिक आवाज में कहा, मैं लीड्स तो पहले ही साथ आ चुके हैं, अब सिर्फ यही सेकंड लीड बची है जिसने हीरो से पूरी जान लगाकर प्यार किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। अब ये दुनिया कीचड़ में इसे सड़ने के लिए छोड़ चुकी है। तुम्हारा मिशन है इसकी जिंदगी बदलना, इसे ए लिस्ट मूवी क्वीन बनाना और इसकी ट्रैजिक लाइफ से इसे बाहर निकालना। सिस्टम अपना इमोशनल लेक्चर देता गया और उसी दौरान मुझे फ्यूचर भी पता चल गया। जब ये लड़की सक्सेस की चोटी पर पहुंचेगी तब यही मुझसे नफरत करेगी, बोलेगी कि मैंने पैसे से उसकी डिग्निटी क्रश की, उसके वर्स्ट टाइम में उसे इंसल्ट किया। फिर इंटरनेट पर मेरे खिलाफ फेक सिंपैथी वाला रिवेंज ड्रामा चलाएगी और जब मैं मर जाऊंगा तभी अचानक इसे एहसास होगा कि इसे असली प्यार तो मुझसे था। फिर हर रात मेरी कब्र पर रोएगी, रिग्रेट में टूट जाएगी और दुनिया को दिखाएगी कि वो कितनी दुखी है। इतना एजी स्क्रिप्ट सुनकर मैं लिटरली इमोशनल हो गया, लगभग रो ही पड़ा था। लेकिन अगले ही पल मैंने वो ब्लैक कार्ड झटके से छीना, एक्सेलरेटर पूरा दबाया और उस बारिश में खड़ी दुखी सेकंड लीड के पास से फुल स्पीड में निकल गया। गाड़ी के टायरों ने इतना पानी उछाला कि वो सिर से पैर तक भीग गई। उसके बाद मैं सीधा मॉल और लग्जरी कार शोरूम पहुंच गया। डिजाइनर वॉचेस, लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स, अल्ट्रा हाई एंड गेमिंग पीसी सेटअप, ब्रांडेड क्लोथ्स, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स और करोड़ों की सुपर कार। मैंने बिना प्राइस टैग देखे सब खरीद डाला। 20 से ज्यादा बॉक्सेस सुपर कार की ट्रंक में ऐसे ठोंस दिए गए थे जैसे पूरा शॉपिंग फेस्टिवल लूट कर लाया हूँ। मैं जीबोदा, जिसने 24 साल तक गरीबी में सड़ते हुए जिंदगी काटी, अब अचानक इस नॉवल वर्ल्ड में अमीर बन चुका था। सच कहूं तो उस लड़की से ज्यादा मुझे इस ब्लैक कार्ड की जरूरत थी। ट्रंक पूरी भरने के बाद मैंने माथे का पसीना पोंछा और जोर से ट्रंक बंद किया। तभी सिस्टम पैनिक मोड में चिल्लाया, तुम यहाँ सेकंड फीमेल लीड को बचाने आए हो, मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा। मैं आराम से सुपर कार के नीचे घुस गया और हंसते हुए बोला, बस सिस्टम अरेस्ट करेगा ना तो जल्दी कर, खुद कार कंट्रोल कर और अभी मेरे ऊपर चढ़ा दे। सिस्टम अथॉरिटी दिखाते हुए गर्जा, डेथ से भी वर्स पनिशमेंट मिलेगा। अगर मिशन फेल किया तो तुम हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में फंसे रहोगे। एक सेकंड के लिए हवा तक फ्रीज हो गई। फिर मैं तुरंत कार के नीचे से निकलकर खड़ा हो गया। हाथों में पहनी लग्जरी वॉचेस की खनखनाहट साफ सुनाई दे रही थी। एक्साइटमेंट में मेरी आवाज कांप रही थी। रुको, मतलब अगर मैं फेल हो गया तो रिवॉर्ड ये होगा कि मैं हमेशा इसी दुनिया में रहूंगा, सबसे अमीर आदमी का बेटा बनकर। अनलिमिटेड पैसे, लग्जरी होटल्स, वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पा लाइफ, सुपर कार्स, प्राइवेट क्लब्स, जो चाहूं वो करूं। सिस्टम कुछ सेकंड तक पूरी तरह साइलेंट रहा, फिर गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश की। होस्ट, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अगर तुम वापस नहीं गए तो उनका क्या होगा। मैंने सीने पर हाथ मार कर कहा, उसकी टेंशन मत लेफ्टिनेंट। फिर मैंने खुद गैस चालू की और लाइटर भी खुद जलाया था। पूरा फैमिली पैकेज एक साथ भेजा मैंने। फैमिलीज को साथ रहना चाहिए ना। सच ये था कि उनमें से एक पर 4 लाख का गैम्बलिंग डेट था और वो उसे मेरे सिर पर डालना चाहता था। दूसरा रोज शराब पीकर मेरे ऑफिस में हंगामा करता था, जिसकी वजह से मेरी जॉब चली गई। उस रात घर पर मैसिव फाइट हुई और फिर मैंने गैस खोल दी, सबको अपने साथ खत्म कर दिया। उसके बाद सिस्टम बिल्कुल चुप हो गया। आसपास अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन मुझे अंदर से अजीब सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। मैं अपने लग्जरी लूट के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में फिर वही सेकंड लीड दिख गई, लियू रुयान। वो एक टूटे हुए शेड के नीचे बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी बार बार किसी को फोन कर रही थी। मैंने उसके फोन स्क्रीन पर एक नजर डाली। कॉल्स बार बार कट रही थी। वीचैट चैट ग्रीन मैसेजेस से भरा पड़ा था। नीचे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स थे और सबसे आखिरी मैसेज वही था जो उसने मुझे दिन में भेजा था। अपने पैसे से मेरी डिग्निटी को क्रश करना बंद करो, तुम मुझे सिक फील कराते हो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मुझे तो कभी पैसों की बारिश इंसल्ट नहीं लगी। रियल वर्ल्ड में जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब मेरे शराबी बाप और गैम्बलिंग एडिक्ट माँ ने उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहा था, गांव के बाकी लड़के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके घर पैसे भेज रहे हैं और तू बेकार की पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, सपना देख रहा है क्या? 1 रुपया नहीं मिलेगा। शहर जा, काम कर और हमें सपोर्ट कर। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया, उन दोनों की गंदी शक्लों को पीछे छोड़ा और अकेले ट्रेन पकड़कर कॉलेज चला गया। स्टूडेंट लोन से ट्यूशन तो भर गई, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचा। लकीली मेरे डॉम में एक फिल्दी रिच लड़का रहता था। उसका एक मील मेरे पूरे महीने के खर्चे जितना महंगा होता था। मैं खुशी खुशी उसका एरेंड बॉय बन गया। रोज उसके लिए खाना लाता, पानी भरता, पार्सल्स उठाता। वो जो ब्रांडेड कपड़े और शूज फेंक देता था, मैं उन्हें ट्रेजर की तरह संभाल कर पहनता था। लोग मुझे बैकबोन लेस बोलते थे, कहते थे कि मैं डिग्निटी बेचकर पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया था। एक बार खाना लाने पर 100 युआन टिप मिलते थे, पानी या पार्सल लाने पर कम से कम 50। उसके दिए हुए डिजाइनर शूज मेरे फटे हुए जूतों से 1000 गुना बेहतर थे। जब कोई इंसान भूखा मर रहा हो और उसे खिचड़ी का कटोरा मिले तो वो शुक्रिया बोलकर खाता है, ये नहीं सोचता कि उसमें 2 दाने मिट्टी के क्यों हैं। उस रिच लड़के की वजह से मैंने आराम से कॉलेज कंप्लीट किया, ऊपर से कुछ 1000 युआन भी बचा लिए। लेकिन लियू रुयान अलग थी। पैसे लेगी बिना एक शब्द बोले, फिर एटीट्यूड ऐसे दिखाएगी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी वही हो। ईगो इतना फ्रैगिल कि पैसे छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन चाहती ये थी कि कोई उसके सामने घुटनों पर बैठकर पैसे दे। मतलब फुल दोनों हाथों में लड्डू वाली मेंटालिटी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। समर की गर्मी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं सुपर कार पार्क करके विला के अंदर घुसा और अपने लग्जरी सामान के बॉक्सेस लिविंग रूम में पटकने लगा।
अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड CHILLED-X1 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। ब्रांडेड गिफ्ट बॉक्सेस का पहाड़ पूरे हॉल का आधा हिस्सा घेर चुका था। हवा तक में पैसे की स्मेल आ रही थी। प्योर बिलियनर वाइब। सिस्टम मुझे वो सब एंजॉय करते देख नहीं रुका। फिर इमोशनल टोन में बोला, होस्ट थोड़ा दया दिखाओ, सेकंड लीड को बचा लो। अनरिक्वाइटेड लव की वजह से वो डिप्रेशन में है। मैंने तुरंत सिस्टम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं 24 साल गरीबी में सड़ चुका हूँ। मेरा डिप्रेशन उससे 1000 गुना वर्स है। एक शब्द और बोला ना तो आज रात फुल बाइपोलर मोड में चला जाऊंगा। सिस्टम उसी सेकंड चुप हो गया। किचन से मेड झांगमा बाहर आई। उसने मेरे पीछे देखा लेकिन लियू रियान कहीं नहीं दिखी। उसके चेहरे पर इंस्टेंट जजमेंट आ गया। मिस्टर जी, आप तो मिस लियू को लेने गए थे ना? इतनी तेज बारिश में उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ गए? वो कहाँ है? मैंने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में साफ इरिटेशन था, जैसे इस विल्ला की असली मालिक लियू रियान हो और मैं बस कोई अनवांटेड गेस्ट। कॉलेज के दिनों में लियू रियान फेमस कैंपस ब्यूटी थी। हमेशा सिंपल व्हाइट ड्रेसेस पहनती, कोल्ड एक्सप्रेशन रखती और प्योर इनोसेंट वाइब देती। उस समय मैं उसके पीछे पूरी तरह क्रेजी था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी सोशल क्लास में वापस चले गए। उसका बैकग्राउंड वीक था, स्ट्रगल बढ़ती गई और प्राइड टूटती चली गई। ऊपर से जिस मेन लीड से वो प्यार करती थी, उसे दूसरी लड़की के साथ देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो अंदर से बिल्कुल बुझ चुकी थी। मैं उसे इस विल्ला में लेकर आया। सेकंड फ्लोर का सबसे अच्छा गेस्ट रूम दिया। 1 साल से वो यहीं रह रही थी और उस पूरे 1 साल में उसने घर के हर इंसान के साथ स्वीट और जेंटल बिहेवियर रखा, बस मेरे अलावा। एक बार झांग मां से एक्सपेंसिव पोर्सलिन बाउल्स टूट गए थे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने कहा कि डैमेज उसकी सैलरी से कटेगा। तभी लियू रियान ने कोल्ड टोन में कहा, उन्हें छोड़ दीजिए, आखिर ये सिर्फ बोल्स ही तो है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते हुए फिर कहा कि पैसे सैलरी से कटेंगे। तब उसने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो थोड़ा इंसानियत भी रखिए। सिर्फ कुछ पोर्सलिन बोल्स के लिए इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? कब छोड़ेंगे आप ये आदत? पैसे से लोगों को ह्यूमिलिएट करना। उस एक लाइन ने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं कोई हार्टलेस विलन हूँ। वो अपनी सॉफ्टनेस दुनिया के हर इंसान को देती थी, बस मेरे लिए हमेशा कोल्ड डिस्टेंस बचा कर रखती। मैंने मनी मन सिस्टम से कहा, ये जोक है क्या? तू चाहता है कि मैं उस लड़की को बचाऊं जिसे बस थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है? उसके मुकाबले में तो मैं ज्यादा टूटा हुआ हूं। असली रेस्क्यू मुझे चाहिए। फिर मैंने झांगमा की तरफ देखकर सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा, कौन मिस लियू? कब से इस घर में यंग मिस्ट्रेस रहने लगी? झांग मास्टर, सैलरी अभी कौन दे रहा है? अब तक समझ नहीं आया? झांगमा वहीं फ्रीज हो गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विल्ला का मैं दूर अचानक खुल गया। लियू रियान पूरी तरह बारिश में भीगी हुई अंदर आई। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, पूरा टूटा हुआ, डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन लिए। वही मेल लीड। उसने सच में मेल लीड को मेरे विल्ला में लेकर आने की हिम्मत कर ली थी। सिस्टम तुरंत बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन देने लगा। मैं लीड्स की फाइट हो गई। डिवोटेड सेकंड लीड को लगा अब उसका चांस आ गया है, इसलिए वो तुरंत उसे यहाँ ले आई। कॉलेज में मैं लीड्स की लव स्टोरी बहुत फेमस थी। लोग मजाक में कहते थे कि ये रिच एरेस और पुअर बॉय वाला फेरी टेल रोमांस है, लेकिन सोसाइटी में आते ही कहानी बदल गई। अब वो स्टेटस क्लाइम करने वाला एम्बिशियस लड़का और फैमिली प्रेशर में फैंसी एरेस बन चुके थे। हीरो चाहता था हीरोइन उसके साथ पेरेंट्स के खिलाफ खड़ी हो जाए। हीरोइन चाहती थी कि दोनों सब छोड़कर भाग जाएं। लेकिन अपर क्लास लोग लव के लिए अपनी स्टेटस नहीं छोड़ते और लोअर क्लास लोग स्टेटस पाने का सपना नहीं छोड़ते। मैसिव फाइट के बाद हीरो गुस्से में चला गया और सीधा सेकंड लीड के पास पहुंच गया। लियू रियान खुशी से पागल हो चुकी थी। उसे लगा उसकी लॉयल्टी आखिरकार जीत गई, इसलिए वो इतनी भारी बारिश में भागती हुई अपने व्हाइट मूनलाइट क्रश को लेने गई थी। और मैं इतना कंसर्न था कि उन्हें पर्सनली वेलकम करने खुद गाड़ी लेकर गया था। लियू रियान ने मुझे देखते ही आईब्रोज सिकोड़ ली। जी बोदा, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही? ब्रदर चेन को तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट कोल्ड लग गया। झांग मां तुरंत 2 ड्राई टॉवल्स लेकर आई और मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली मिस्टर जी, आप अकेले वापस क्यों आ गए? ऊपर से इतना रैंडम शॉपिंग। लियू रियान की नजर लिविंग रूम में पड़े लग्जरी बॉक्सेस और बाहर खड़ी सुपर कार पर गई। उसका चेहरा इंस्टेंट डार्क हो गया। उसने होंठ दबाए और गुस्से में बोली, जी बोला, तुम ये यंग मास्टर एटीट्यूड कब छोड़ोगे? क्या सिर्फ रिच होना ही सब कुछ है? इतना पैसा उड़ाकर किसे इंप्रेस करना चाहते हो? अपनी टॉक्सिक हैबिट्स कब फिक्स करोगे? हर बार जब भी मैं पैसे खर्च करता, वो मुझे ऐसे जज करती जैसे मैं उसके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहा हूँ। लियू रियान के करीब आने के लिए और उसके फ्रैजिल ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने महीनों से अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीदे थे। हाई एंड रेस्टोरेंट्स जाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि टेक आउट ऑर्डर करने या गेमिंग सेटअप अपग्रेड करने पर भी वो मुझे एटीट्यूड देती रहती थी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? या फिर इतने समय से यहाँ फ्री में रहकर तुम्हें सच में लगने लगा है कि दूसरों की चीजें तुम्हारी हैं? मेरी बात सुनते ही लियू रियान का चेहरा इंस्टेंट लाल हो गया। शब्द इतने शार्प थे कि उसकी फ्रैजिल प्राइड सीधे बाहर खींचकर जमीन पर पटक दी गई हो। वाह, पुराना वाला मैं होता तो उसकी फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखता। हर सेंटेंस बोलने से पहले दिमाग में रिहर्स करता कि कहीं वो अपसेट ना हो जाए। वो बेहद सेंसिटिव और ब्रिटल थी। उसे संभालने के लिए पेशेंस भी चाहिए था और एंडलेस पैसा भी। झांग मां तुरंत उसकी साइड लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। झांग मां, तुम फायर्ड हो। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। और हाँ, टूटे हुए पोर्सलेन का पैसा इस महीने की सैलरी से कटेगा। झांग मां शॉक में चीख पड़ी, मिस्टर जी,
आपने मुझे फायर क्यों कर दिया? मैंने क्या गलत किया? लियू रुयान ने नाखुशी दिखाते हुए होंठ फुला लिए। जी बोधा, तुम कभी गरीब नहीं रहे, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पैसे से लोगों को बुली करते हुए तुम कितने डिस्गस्टिंग लगते हो। ऑनेस्टली तुम्हें देखकर घिन आती है। वो गलत थी, मैं गरीब रहा था, इतना गरीब कि कभी कभी पैन खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार डस्टबिन से खाना निकाल कर खाया था, बासी ब्रेड को पानी से निगल कर दिन काटे थे। किसी तरह हाई स्कूल सर्वाइव किया था। कॉलेज में जब उस रिच लड़के ने पहली बार मुझे 100 युआन टिप दिए थे, मैं पूरी रात उस लाल नोट को हाथ में पकड़कर देखता रहा था। एक्साइटमेंट में नींद तक नहीं आई थी। लेकिन मैंने एक बात हमेशा समझी थी, गरीब होना मतलब ये नहीं कि जो इंसान तुम्हें खिलाए उसी के हाथ पर काटो, उसके पैसे लो और फिर उसी को इंसल्ट करो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, झांग माई यही रहेगी, लेकिन आज से उसकी सैलरी मिस लियू देंगी। लियू रुयान का जवाब उसके गले में ही अटक गया। उसने होंठ काटे लेकिन कुछ नहीं बोली। वो कभी अपना पैसा खर्च नहीं करती थी, चाहे मैं उसे कितना भी ट्रांसफर कर दूं। सारे पैसे सिर्फ खुद पर खर्च करती, ब्रांडेड क्लोथ्स, मेकअप, स्किन केयर। लेकिन मेरे लिए कभी एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट तक नहीं। बटलर जब रोती हुई झांग माँ को बाहर ले जा रहा था, तब भी वो बार बार माफी मांग रही थी, एक और मौका मांग रही थी। तभी यी टैंगचिंग, जो अब तक चुप खड़ा था, दांत भींचकर चारों तरफ लग्जरी विला को देखने लगा। उसकी आंखों में जेलसी साफ दिख रही थी। फिर उसने सिर झुकाकर हॉनेस्ट पुअर गाय वाला एक्सप्रेशन बनाया। रुयान, उसने भारी आवाज में कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। जी बोधा बस जेलस है क्योंकि तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। वो उदास फेस बनाकर मुड़ने लगा, लेकिन लियू रुयान ने तुरंत उसकी स्लीव पकड़ ली। ब्रदर चेंग, इतनी रात में और इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? अगर आपको फीवर हो गया तो आज रात यहीं रुक जाइए, हॉट शावर लीजिए और आराम कीजिए। इतना बोलकर वो सच में उसे लेकर मेरे सामने से ऊपर जाने लगी। ऊपर सबसे बड़ा गेस्ट रूम उसी का था। प्राइवेट वैनिटी, वॉक इन क्लोजेट, लग्जरी बाथरूम, हर चीज मौजूद थी। रोज मेड्स रूम साफ करती थी। रुको, मैंने तेज आवाज में कहा। लियू रुयान पलटी और इरिटेटेड एक्सप्रेशन से बोली, जी बोधा, वार्निंग दे रही हूँ, अब बस करो। मुझे तुम्हारे पेटी आर्ग्यूमेंट्स के लिए टाइम नहीं है। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा चेंग रहा है। मैंने तुम्हें सिर्फ भाई की तरह देखा है, तभी इस सिस्टम फिर बीच में कूद पड़ा। होस्ट, मे बी इसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट कर लो, थोड़ा काइंडनेस दिखाओ ना, मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तुम्हारी रियल सिस्टर तुमसे क्या बोलती थी? क्या? मेरे दिमाग में उसकी हिस्टेरिकल शक्ल फ्लैश हो गई। सूजा हुआ चेहरा, जहरीली आवाज। मैंने उसकी टोन कॉपी करते हुए कहा, तू कितना चीप भाई है। बाकी ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स को स्पॉइल करते हैं। मुझे नया फोन चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं तेरे पैसे चुरा लूं तो क्या हुआ? गलती तेरी है कि तू स्टिंजी है। दुनिया औरतों की गिल्टी है, इसलिए मुझे पढ़ाना, जॉब दिलाना सब तेरी ड्यूटी है। तू मुझे ये सब ओ करता है। ज्यादा लेक्चर मत दिया कर। एक बार और नैक किया ना तो रात में तेरे सोते समय सिसर्स से काट दूंगी। सिस्टम उसी सेकंड फिर साइलेंट हो गया। मेरी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। बारिश में खड़ी लियू रुयान की इमेज अब मेरे पास्ट के साथ ओवरलैप नहीं हो रही थी। अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। स्मैश! मैंने पास रखा ग्लास उठाकर पूरी ताकत से फेंक दिया। ग्लास सीधा यी टैंगचेंग के पैरों के पास फूटा। शार्ड्स हर तरफ फैल गए। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई। लियू रुयान डरकर पीछे हट गई। फिर खुद को संभालते ही उसने होंठ काटे और गुस्से से मुझे घूरने लगी। जी बोधा, तुम हद पार कर रहे हो। अभी के अभी चेंग से माफी मांगो, नहीं तो मैं आज रात ये विला छोड़ दूंगी। कुछ सेकंड तक मैं उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने खुला हुआ विला दूर दिखाते हुए कहा, ठीक है, निकल जाओ, लेकिन जाते जाते 1 साल का रेंट और मैंने तुम पर जितना भी पैसा खर्च किया है उसका 1-1 सेंट वापस करके जाना। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। लाइटनिंग की चमक में लियू रुयान का चेहरा बार बार दिख रहा। उसने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो आखिर मुझसे नफरत क्यों करती थी। इसलिए कि मैंने उसे पैसे दिए, शोबिज में अपॉर्चुनिटीज दिलाई, कनेक्शंस इस्तेमाल करके उसके लिए रास्ता बनाया। काफी देर की चुप्पी के बाद उसकी कौंपती हुई आवाज सुनाई दी, जी बोधा, याद रख, अगर मैं आज इस दरवाजे से बाहर चली गई तो कभी वापस नहीं आऊं। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हार्ड टू गेट खेलने से मैं तुम्हें और ज्यादा हेट करने लगूंगा। ओह प्लीज, मैं तुम्हारे जैसे पैरासाइट को वापस क्यों बुलाऊंगा? मेरी बात सुनते ही लियू रुयान के चेहरे से पूरा रंग उड़ गया। मैंने उससे पहले कभी इतनी हार्श टोन में बात नहीं की थी। ये टैंगचेंग तुरंत उसके सामने प्रोटेक्टिव बनकर खड़ा होगी। जी बोधा, सिर्फ इसलिए कि तुम रिच हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इंसल्ट करोगे। रुयान जैसी लड़की जहां भी जाएगी शाइन करेगी। ऑफ कोर्स वो शाइन करेगी। ओरिजिनल स्टोरी में मैंने उसकी करियर पर अपनी पूरी जिंदगी फेंक दी थी। मूवीज में उसे लीड दिलाई, करोड़ों इन्वेस्ट किए, इंडस्ट्री कनेक्शंस इस्तेमाल करके उसके रास्ते के सारे कांटे हटाए। उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्मूथ हाईवे बना दिया था ताकि वो आसानी से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तक पहुंच जाए। लेकिन अब मेरे बिना लियू रुयान बस एक प्रिटी फेस थी, एक्सपायर्ड कैंपस ब्यूटी। और ये टैंगचेंग, वो एम्बिशियस सोशल क्लाइंबर जो किसी रिच बैकग्राउंड वाली लड़की का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहता था, क्या वो सच में उसके लिए अपना फ्यूचर छोड़ देता? इम्पॉसिबल। लियू रुयान उसका हाथ कसकर पकड़कर विला से बाहर निकल गई। दोनों जानबूझकर धीरे धीरे चल रहे थे। शायद इंतजार कर रहे थे कि मैं पीछे से रोकूंगा, माफी मांगूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, आयरन गेट जोर से ठक की आवाज के साथ बंद हो गया। उस आवाज ने उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। वो अभी भी कन्विंस थी कि मैं रिग्रेट करूंगा, लेकिन सामने रियलिटी कुछ और थी। शॉक उसके चेहरे पर साफ लिखा था। वो गेट के बाहर खड़ी रह गई, जैसे समझ ही ना पा रही हो कि अभी हुआ क्या। अंदर सिस्टम मुझे सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। उसकी लाल ग्लोइंग आईज लगातार मुझे स्कैन कर रही थी। फिर उसने कॉशियसली पूछा, होस्ट, शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ऑनेस्टली
उसके मुकाबले में असली एजलॉर्ड तो तुम लग रहे हो। कुछ देर बाद साइकियाट्रिस्ट मेरे सामने बैठा रिपोर्ट्स देख रहा था। फिर रूटीन सवाल शुरू हुआ। मिस्टर जी, आपके मूड स्विंग्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और बिना एक्सप्रेशन के बोला, गरीबी। जैसे ही ये शब्द निकला, मेरी रिस्ट पर पहनी 8 गोल्ड वॉचेस और गले की 13 गोल्ड चेन्स इतनी चमकी कि साइकियाट्रिस्ट लगभग ब्लाइंड हो गया। उसका जाल लिटरली नीचे लटक गया। काफी देर बाद उसने हकलाते हुए पूछा, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स? मैंने थोड़ा सोचा। घर सामान से भरा हुआ हो तभी सेफ्टी फील करता हूँ, वरना लगता है फिर से भूखा मर जाऊंगा। कभी कभी खुद को हैमस्टर जैसा फील करता हूँ, बस चीजें जमा करता रहता हूँ और खाना ठोंसता रहता हूँ। उसने ग्लासेस उतारकर आंखें रगड़ी, कोशिश कर रहा था कि मेरी ब्लिंक कलेक्शन की तरफ ना देखे। फिर अपने आधे गंजे सिर को खुजलाते हुए बोला, रिपोर्ट्स के हिसाब से आपने लंबे समय तक स्टारवेशन और एक्सट्रीम प्रेशर में जिंदगी बिताई है। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। फिलहाल अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो कीजिए। घर में चीजें खरीद कर भरना आपकी एंजाइटी कम कर सकता है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। जियांग चेंग का मैसेज था, ब्रो, वो जमीन जो तू स्कूल ब्यूटी के लिए लेना चाहता था कल ऑक्शन में जा रही है। उसकी वैल्यू फ्यूचर में स्काई रॉकेट करेगी। मैं कुछ सेकंड सोच में पड़ गया। अगर मैं वो लैंड खरीद कर प्रॉफिट कमाऊं तो उससे कुछ स्कूल्स बना सकता हूँ, ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते। ये होलसम थॉट आते ही मुझे पहली बार फिर इंसान जैसा फील हुआ। कभी मैं फैमिली चाहता था, बस इतना कि जिंदगी में खाना खत्म होने का डर ना रहे। गैस एक्सप्लोजन वाली रेज अब किसी दूसरी जिंदगी जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मैं आ रहा हूँ, ऑक्शन मिस नहीं करूंगा। अगले दिन ऑक्शन हॉल पूरा पैक्ड था। जांग चेंग और मैं साइड में बैठकर श्रिम्प खा रहे थे। वो कंफ्यूज होकर बोला, जी तू यूजुअली खाने से भागता है, आज क्या हो गया? उसने मुझे ड्रिंक पकड़ाई। वैसे तुझे खाते देखकर अच्छा लग रहा है, बस चोक मत हो जाना। मैंने फोर्स स्माइल दी। ये एपेटाइट नहीं है, बस डर है गरीबी का। लगता है अगर अभी नहीं खाया तो शायद फिर कभी खाना नहीं मिलेगा। आदत बन गई है। जियांग चेंग अचानक पीछे देखकर चिल्लाया, होली क्रैप, वो तेरी लड़की नहीं, लियू रुयान और उसके साथ दूसरा आदमी। मैंने मुड़कर देखा। सच में लियू रुयान और यी तैंग चेंग वहां खड़े थे। मैंने सिस्टम से पूछा, यहाँ आने के लिए डिपॉजिट नहीं चाहिए क्या? बैंक लूट लिया दोनों ने। सिस्टम बोला, होस्ट, आपने पहले उसे इनविटेशन दिया था, वो आपकी गेस्ट के तौर पर आई है। उसने अभी भी वही पुरानी ड्रेस पहन रखी थी, धोई हुई थी लेकिन पूरी रिंकल्ड, प्योर ब्रोक वाइब्स। वो लगातार मुझे घूर रही थी। आंखों में स्ट्रेस और हेट्रेड दोनों थे, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर स्मग स्माइल आ गई। उसे लगा उसे सब समझ आ गया है। शायद वो सोच रही थी कि मैं यहाँ उसके लिए आया हूँ। मैंने कभी कैजुअली कहा था कि ये लैंड उसके 24th बर्थडे गिफ्ट और फ्यूचर डाउरी का हिस्सा होगा। अब बिडिंग शुरू होने वाली थी और उसके चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस था। आखिरकार मैंने 300 मिलियन में वो लैंड जीत ली। ऑक्शनियर एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। मैं साइन करने उठाई था कि लियू रुयान अचानक खड़ी हो गई, जैसे पूरी जगह उसी की हो। जी बोदा, उसने एरोगेंट टोन में कहा, अगर तुमने ये जमीन मेरे लिए खरीदी है तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी। बस चेंग से अपोलोजाइज कर दो, फिर मैं आज रात वापस विला आ जाऊंगी। 300 मिलियन की प्रॉपर्टी और उसके चेहरे पर ग्रेटिट्यूड का 1% भी नहीं, जैसे सब कुछ उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इस बॉडी के अंदर अब कोई और सोल बैठा है और अब उसे धीरे धीरे सीखना था कि मुझसे पैसे निकलवाना दांत खींचने से भी मुश्किल है। मैं कुर्सी पर बैठा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर फेक स्माइल के साथ बोला, किसने कहा ये जमीन तुम्हारे लिए खरीदी है? लियू रुयान वहीं फ्रीज हो गई। मैं हंस पड़ा। तुम खुद को 300 मिलियन की समझती हो क्या? तुम्हारे पैरों के नीचे गोल्ड माइन दबा है। ऑक्शन हॉल में दबे हुए ठहाके गूंजने लगे। जियांग चेंग एक्साइटमेंट में मेरी पीठ थपथपाने लगा। जी भाई, आखिरकार तो ठीक हो गया। ह्यूमिलिएशन से लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह स्टिफ हो चुका था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। और सच भी यही था, वो जिस इंसान को जानती थी वो बहुत पहले मर चुका था। अब मैं कोई प्योर कैंपस ब्यूटी सेव करने नहीं आया था। तभी ये तैंग चेंग फिर हीरो बनने आ गया। तुम उसे इंसल्ट कैसे कर सकते हो? मैंने इंस्टेंटली जवाब दिया, इतना प्यार है तो तुम खरीद दो उसके लिए। वो उसी सेकंड चुप हो गया। दोनों आखिरकार ऑक्शन हॉल छोड़कर चले गए। जाते जाते लियू रुयान फिर वही लाइन बोल गई, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। गुड, मुझे भी यही चाहिए था। मैं तो अब नई सुपरकार्स खरीदने जाने वाला था। सिस्टम अपने केपीआई की टेंशन में मर रहा था, लेकिन मुझे बस अपनी पीस चाहिए थी। इस बॉडी के अंदर की सोल बहुत पहले बदल चुकी थी और अब लियू रुयान धीरे धीरे समझने वाली थी कि मुझसे पैसा निकलवाना सच में दांत उखाड़ने से भी मुश्किल है। होली क्रैप, जी आखिरकार आज तेरी 5 साल पुरानी सिम बीमारी ठीक हो गई। अब रिलैप्स तो नहीं करेगा ना? जियांग चेंग एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला ही पड़ा। ऑक्शन हॉल की ब्राइट लाइट्स के नीचे खड़ी लियू रुयान को ऐसा लग रहा था जैसे सबके सामने उसकी पूरी इज्जत उतार दी गई हो। ऑकवर्डनेस और ह्यूमिलिएशन ने उसकी फ्रैजाइल ईगो को पूरी तरह क्रश कर दिया था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। फनी इनफ, सच में मैंने भी उसे बस एक दिन पहले ही जाना था। सिस्टम चाहता था कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन उसने गलत इंसान चुन लिया था। मेरे जैसा बिटर एजलॉर्ड मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं इस एंटाइटल दुखी सेकंड लीड को क्या बचाता? ऑक्शन हॉल में लोगों की विस्पर्स धीरे धीरे लाउड होने लगी। कोई उसे शेमलेस गोल्ड डिगर बोल रहा था, कोई अपॉर्चुनिस्ट। ये सब सुनकर ये तैंग चेंग का नाइट इन शाइनिंग आर्मर कॉम्प्लेक्स फाइनली एक्टिवेट हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया। खड़ा होकर गुस्से में बोला, जी बोदा, तुम ये जमीन रुयान को कैसे नहीं दे सकते? मैं कुछ सेकंड उसे ब्लैंक स्टार देता रहा, फिर आंखें सिकोड़कर बोला, तो तुम खुद 300 मिलियन निकालकर क्यों नहीं खरीद देते उसके लिए? उसी सेकंड उसकी आवाज बंद हो गई। इस दुनिया में अजीब लॉजिक चलता है। सेकंड लीड थोड़ी सैड हो जाए तो पूरी दुनिया उसे फ्री में कैरी करे, लेकिन मैं भी तो टूटा हुआ हूँ, बिटर हूँ, सॉल्टी हूँ। फिर कोई मेरी जिंदगी फ्री में सब्सिडाइज क्यों नहीं कर रहा? लियू रुयान का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। आखिरकार वो यी तैंग चेंग का हाथ पकड़कर ऑक्शन हॉल से भाग गई, लेकिन जाते जाते फिर आखिरी लाइन फेंकना नहीं भूली। जी बोदा, अगर तुम घुटनों पर बैठकर भी मुझे वापस बुलाओगे तब भी मैं तुम्हारे विला में कभी वापस नहीं आऊंगी। और बस
उसके बाद वो ट्रैजिक सेकंड लीड और उसका हीरो मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गए। अब मैं उनके बीच फंसा हुआ एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं था। शायद आखिरकार लियू रुयान को वही मिल गया था जो वो चाहती थी। अब वो और उसका व्हाइट मूनलाइट हीरो आराम से रोमांटिक स्ट्रगल लाइफ जी सकते थे। 3 दिन बाद मैं एक लग्जरी कार डीलरशिप में घूम रहा था। सच कहूं तो नई सुपर कार को हाथ लगाना भी थेरेपी जैसा लगता है। तभी सिस्टम ने अचानक मेरे दिमाग में लंबी सांस भरी। मैं तुरंत इरिटेट हो गया। क्या हुआ? मैंने कई दिनों से ब्रेकडाउन तक नहीं किया। अब तू क्यों सही मार रहा है? सिस्टम धीरे से बोला। सेकंड लीड की हालत बहुत खराब है। फिर उसने मुझे दिखाना शुरू किया कि लियू रुयान अब कैसी जिंदगी जी रही थी। विला छोड़ने के बाद उसने और यी तैंगचेंग ने अपनी बची खुची सेविंग्स जोड़कर एक टाइनी स्टूडियो रेंट किया था, वो भी शहर के पुराने अर्बन विलेज वाले एरिया में। गर्मियों की ह्यूमिडिटी ने उस कमरे को स्टीम कुकर बना दिया था, लेकिन दोनों खुद को स्टार क्रॉस लवर्स समझ रहे थे। एक दूसरे को पकड़कर इमोशनल बातें कर रहे थे। यी तैंगचेंग उसे कह रहा था, रुयान बस थोड़ा टाइम और, मैं जरूर तुम्हें बेटर लाइफ दूंगा। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा। लियू रुयान शर्माते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, चेंग मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे साथ रहूं वही काफी है। लेकिन रियलिटी क्लोज डोर्स के पीछे अलग थी। यी तैंगचेंग हर जगह फेल हो रहा था। हर रिजेक्शन के साथ उसे वो लग्जरी लाइफ याद आती जो रिच हेरिस के करीब रहते हुए ऑलमोस्ट उसकी हो चुकी थी। उसे याद आता कि वो सक्सेस से बस एक कदम दूर था और अब बैरली सर्वाइव कर पा रहा था। उसकी एम्बिशन धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदल रही थी। सेम हाल लियू रुयान का भी था। वो कहती थी कि वो खुश है, लेकिन पहले मैं उसे जिस लग्जरी लाइफ का टेस्ट दे चुका था उससे वापस नीचे गिरना आसान नहीं था। टॉप टियर विला, फैंसी रेस्टोरेंट्स, लग्जरी होटल्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब उसकी नई नॉर्मल लाइफ बन चुके थे। अब अर्बन विलेज में रहना उसके लिए टॉर्चर था। एक बार अगर किसी लड़की को लाइन जैसी जिंदगी मिल जाए तो फिर स्ट्रेट डॉग वाला स्ट्रगल रोमांस इंप्रेसिव नहीं लगता। सिस्टम धीरे धीरे नेगोशिएट करने लगा। थोड़ा सा हेल्प कर देते ना, मेरे भी केपीआईज हैं। अगर मिशन फेल हुआ तो मेरा कंप्लीशन रेट गिर जाएगा। मैं लग्जरी कार की सीट पर बैठा था। मैंने धीरे से सीट बेल्ट निकाला और मजाक मजाक में अपनी गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया। फिर आंखें घुमाकर बोला, एक शब्द और बोला ना तो यही प्लॉट के लिए खुद को चोक कर दूंगा। सिस्टम लिटरली रोने लगा। होस्ट कामली बात कर सकते हैं क्या? मैंने सीट बेल्ट छोड़ दिया। लेकिन तू सही कह रहा है, उसकी हालत सच में पैथेटिक है। हांगकांग रियल एस्टेट मजाक नहीं है। वहां पिजन होल जितना कमरा भी फॉर्च्यून में मिलता है। सिस्टम इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। तो तुम फाइनली उसे सेव करोगे? मैंने फोन निकाला और लियू रुयान का वीचैट खोला। कई दिन हो चुके थे लेकिन उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया था। अभी भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में थी। वो दिन में 3 बार अपने ट्रू लव वाले पोस्ट डाल रही थी। लेटेस्ट पोस्ट में वो यी तैंगचेंग के साथ कपल फोटो डालकर रोमांटिक कैप्शंस लिख रही थी। मैंने उसे मैसेज किया, लियू रुयान। उसी सेकंड टाइपिंग स्टेटस दिखने लगा। मतलब वो क्लियरली स्क्रीन के सामने बैठी थी। काफी देर बाद उसका रिप्लाई आया, जी बोला, आखिरकार तुमने कॉन्टैक्ट किया। अब तुम्हें नहीं लगता थोड़ा लेट हो गया? मैंने आंखें घुमाई। लेट? डेट कलेक्ट करने में कभी लेट नहीं होता। मैंने तुरंत टाइप किया, नहीं, मेरे लॉयर ने फाइनली कैलकुलेट कर लिया कि मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया था और तुम पर कितना रेंट बाकी है। मेल चेक कर लेना, टाइम पर पेमेंट चाहिए। उसके बाद पूरा साइलेंस। टाइपिंग स्टेटस तक गायब हो गया। मैंने काफी देर वेट किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले वो मेरे पैसे को इंसल्ट बोलती थी, लेकिन अब जब वापस मांग रहा था तो उसी इंसल्ट को जान से ज्यादा पकड़े बैठी थी। जब उसने इग्नोर करना जारी रखा तो मैंने झांग माँ का कॉन्टैक्ट कार्ड फॉरवर्ड कर दिया। साथ में लिखा, झांग माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, अब मैंने उसे फायर कर दिया है, तो शायद तुम उसे हायर कर लो। सिर्फ 80,000 महीने की सैलरी है, रूम और फूड अलग, हॉलीडे बोनसेस देना मत भूलना। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने फोन स्क्रीन सिस्टम को दिखाया। देखा, मैंने उसे सेव करने की कोशिश की। प्रॉब्लम बस ये है कि उसका ईगो उससे बात नहीं करने देता। सिस्टम फिर पूरी तरह साइलेंट हो गया। उधर ऑक्शन वाली लैंड ऑफिशियली अप्रूव हो चुकी थी। न्यू प्रोजेक्ट फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था। इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए मुझे कहानी की असली विलेनेस से मिलना पड़ा। सिस्टम तुरंत पैनिक मोड में चला गया। होस्ट, वो विलेन है, रूटलेस हाई सोसाइटी प्रिंसेस, उससे दूर रहो। मैंने आंखें घुमाई। ओ प्लीज, सिर्फ इसलिए कि वो मैं लीड्स की सिम्प नहीं है इसलिए विलेन बन गई? फिर लियू रुयान क्या है? डिवोटेड सेकंड लीड के नाम पर सबके पैसे खाती रही। वो सेंट हो गई। सिस्टम कुछ सेकंड तक साइलेंट हो गया। मीटिंग सरप्राइजिंगली स्मूथ रही। आखिर मैं अंदर से कोई बिजनेस जीनियस नहीं था, बस एक कॉर्पोरेट स्लेव था जो गलती से रिच किड की बॉडी में स्पॉन हो गया था। बिजनेस के बारे में जो थोड़ा बहुत जानता था वो भी मेरे पुराने रिच रूममेट की एंडलेस बकबक की वजह से। वो हमेशा कहता था, बिजनेस का पहला रूल, सामने वाले को भी खाना खिलाओ। प्रॉफिट अकेले खाने वाला ज्यादा दूर नहीं जाता। उसने मेरी कॉलेज फीस तक इनडायरेक्टली कवर की थी। मुझे प्रैक्टिकल दुनिया की बहुत चीजें सिखाई थी, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाया, क्योंकि खुद ड्राइव करने में उसे आलस आता था। इसलिए नेगोशिएशन टेबल पर बैठते ही मैंने ओरिजिनल 60-40 स्प्लिट बदलकर 70-30 कर दिया और बड़ा हिस्सा उसके फेवर में कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट सरप्राइजिंगली जल्दी साइन हो गया। मूड थोड़ा फैंसी हो चुका था तो मैंने एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर कर दी। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ड्रिंक सर्व करने अंदर जो आएगी वो लियू रुयान होगी। पूरे 1 महीने बाद उसे देख रहा था और ऑनेस्टली वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसका वजन काफी कम हो चुका था। चेहरा पूरी तरह एग्जॉस्टेड लग रहा था। कॉलेज वाली प्योर कैंपस ब्यूटी वाइब गायब थी। पहले उसकी आंखों में जो मेलंकोलिक स्पार्कल होती थी वो अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। एक्सपेंसिव वाइन की बॉटल्स टेबल पर रखते हुए उसके हाथ हल्के कौंप रहे थे। लाइफ ने उसे 1 महीने में ही घिस दिया था। ये शहर का सबसे बड़ा लग्जरी क्लब था। हर तरफ गॉर्जियस गर्ल्स एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनकर ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। लाउड म्यूजिक, फ्लैशिंग लाइट्स, रिच कस्टमर्स, फेक लॉफ्टर, पूरा प्लेस मनी और डिजायर की स्मेल से भरा हुआ था। और उस भीड़ में लियू रुयान अब बस एक और प्रिटी वेट्रेस बनकर रह गई थी। कोई स्पेशल ऑरा नहीं, कोई हीरोइन स्पॉटलाइट नहीं, बस भीड़ में खोया हुआ एक चेहरा। वो ट्रे नीचे रखते हुए ऊपर देखती है और जैसे ही उसे देखा कि उस वीआईपी बूथ में सिर्फ मैं और एक दूसरी अननोन लड़की बैठे हैं, वो पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में सीधा डिसबिलीफ दिख रहा था। फिर जैसे ही उसे होश आया वो तेजी से मेरे पास आई और मेरा स्लीव पकड़कर ऑलमोस्ट गुस्से में बोल पड़ी, जी बोड़ा, ये कौन है? तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैंने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसे सीधा धक्का दिया और वो फ्लोर पर गिर गई। मैंने अपने कफ्स ठीक किए और कोल्ड टोन में बोला,
मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कब से मुझे तुम्हें रिपोर्ट देना पड़ रहा है और तुम खुद को समझती क्या हो। लियू रुयान का चेहरा इंस्टेंटली लाल से सफेद पड़ गया। वो कुछ देर बस मुझे देखती रही, फिर धीरे से नजरें झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जो टेंशन इतने दिनों से जमा थी वो आखिर टूट गई हो। वो धीमी आवाज में बोली, जी बोडा, तुम जीत गए। तुम्हें पता था मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए तुम जानबूझकर किसी दूसरी लड़की को यहाँ लाए ताकि मैं जेलस हो जाऊं, राइट? तुमने पूरे 1 महीने मुझे इग्नोर किया सिर्फ इसलिए ताकि मुझे समझ आए कि मैं सच में किससे प्यार करती हूँ। उसने अपने होंठ काटे। फाइन, मैं मानती हूँ, अब मैं ये टिंग चेंग से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। उसने आंखें बंद कर ली जैसे वो ऑफिशियली अपना पास छोड़ रही हो, लेकिन मजबूरी में एक नई जिंदगी में कदम भी रख रही हो। जी बोडा, मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरा ये टिंग चेंग से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली, वो लैंड मुझे दे दो। दूसरी, जो डेट लिस्ट तुमने भेजी थी उसे डिलीट करो। मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। क्या बोली तुम? मेरे दिमाग में सीधा ऑडिट अलार्म बज गया। पैसे लूज करने का नाम सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया। मैंने उसे बीच में रोक दिया। तुम्हें लैंड भी चाहिए और पैसे भी? हिम्मत तो देखो अपनी, मैंने दांत भींचते हुए कहा। ऊपर से ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वापस आना कोई एहसान हो। सीरियसली, क्या तुम बैड लक की वॉकिंग डेफिनेशन हो? जो भी तुम्हारे करीब आता है उसका लाइफ क्रैश हो जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी लियू रुयान को शोबिज की टॉप एक्ट्रेस बनाने में, लेकिन अवार्ड जीतते ही उसने सबसे पहले इंटरनेट पर जाकर जी ग्रुप को पब्लिकली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ट्रोल अकाउंट्स हायर किए, फेक मार्केटिंग चलवाई और मेरे पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। जी फैमिली को संभलने का चांस तक नहीं मिला और मेरे पेरेंट्स दुख में ही मर गए। सच बोलूं तो लड़के और लड़कियां प्यार को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो उसके हर पैसे पर कंट्रोल चाहती है। लड़का कॉर्पोरेट स्लेव की तरह ग्राइंड करता रहता है, लेकिन उसे फर्क तक नहीं पड़ता कि बाहर वो कितना टूट रहा है। लड़के को खुद के लिए थोड़ा अलाउंस मिलता है और वो भी उसे गिफ्ट्स खरीदने में उड़ाना पड़ता है हर फेस्टिवल पर। लेकिन लड़के अलग होते हैं। जब कोई लड़का सच में किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे खुद की जान क्यों ना निकल जाए। वो बाहर खुद को तोड़ देता है, सैलरी पे सैलरी उसके अकाउंट में डालता रहता है और फिर धीरे धीरे उसकी ग्रीड बढ़ती जाती है जब तक उसे लगने नहीं लगता कि ये सब उसका हक है। फिर वही लड़की कंप्लेन करती है कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते और किसी दूसरे आदमी की बाहों में चली जाती है। हस्बैंड के पास आखिर में डिवोर्स लॉयर देने तक के पैसे नहीं बचते, लेकिन मैं गरीब रहा हूँ, मतलब लिटरली मिट्टी से भी नीचे वाला गरीब। इसलिए मैं पैसों को अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू देता हूँ। मेरे पैसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं खड़ा हुआ और लियू रुयान पर चिल्लाया, क्या मुझे साफ साफ बोलना पड़ेगा? मुझे तुम्हें जीरो इंटरेस्ट है। बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। इतने करीब से मैं उसके कांपते हुए होंठ साफ देख सकता था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अचानक उससे प्यार करना बंद कर दिया। मेरा प्यार इतना इंटेंस था कि वो उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे लगता था वो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो हकलाते हुए बोली, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी ठंडी इमोशनलेस आंखों में देख रही थी। तुम मुझसे प्यार करना कैसे बंद कर सकते हो? जी बोडा, तुम बस मुझसे नाराज हो ना? मैं बस इनसिक्योर थी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि तुम जैसा रिच बॉय सच में मुझे पसंद कर सकता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई। अब मुझे समझ आ गया कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तब लड़ाई बंद करते हैं ना। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? अब वो प्रैक्टिकली बेगिंग कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लेकिन प्यार वो लग्जरी है जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे इस दुनिया में आए सिर्फ 1 महीना हुआ था। मेरे पास ऐसे लग्जरी इमोशंस के लिए टाइम नहीं था। मुझसे प्यार मांगना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। जो आदमी सच में उससे प्यार करता था वो तो बहुत पहले जा चुका था। वो मेरी आंखों में पुराने वाले प्यार की कोई निशानी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक कोल्ड कॉशियस स्ट्रेंजर। अगर वो आज यहाँ नहीं आती तो शायद मुझे याद भी नहीं रहता कि स्टोरी की ट्रैजिक सेकंड लीड दिखती कैसी थी। मैं ऐसा, तुम सही बोल रही हो, मेरे जैसा रिच एयर आखिर तुम जैसी मीडियोकर ट्रैश से प्यार क्यों करेगा? अब जब बात क्लियर हो गई है तो निकलो यहाँ से। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर असली डर देखा। पिछले 1 महीने की स्लम वाली जिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। सिर्फ सरवाइव करने के लिए उसे ऐसी जगह पर ड्रिंक्स पुश करनी पड़ रही थी। वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, अचानक कैसे रुक सकते हो? वो अचानक मेरी तरफ झपटी और मेरी बाह कसकर पकड़ ली। जी बोडा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाहर चलो मेरे साथ, हमें बात करनी होगी। मैं कभी नहीं मानूंगी कि तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। उसका ये इरिटेटिंग पेस्ट वाला बिहेवियर देखकर मुझे अपने पापा याद आ गए, जब उन्होंने मुझे ये बोलकर घर बुलाया था कि वो मरने वाले हैं। मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मोमेंट वही था। मेरे बाप ने मुझसे स्कूल छोड़ने को कहा था और कुछ गांव वालों के साथ साउथ ईस्ट एशिया जाकर काम करने को बोला था। कह रहा था वहां बहुत पैसा मिलता है। मैंने सीधा मना कर दिया। हम घंटों लड़ते रहे, आर्ग्यू करते रहे, लेकिन आखिर में उसने मेरा हाथ ठीक ऐसे ही पकड़ लिया और कुछ अननोन लोगों वाली कार की तरफ घसीटने लगा। वो चिल्लाया था, जी बोडा, तू मेरे लिए पैसे कमाएगा, कॉलेज पहुंच गया तो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है क्या? मैं बोल रहा हूँ तुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे तुझे पसंद हो या ना हो। वो सारे सीन्स अचानक मेरे दिमाग में ओवरलैप होने लगे। किसी ने नोटिस नहीं किया कि मेरी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मेरे दिमाग के अंदर घुस गई हो। मैं उस पर जोर से गरजा और अगले ही सेकंड चटाक एक जोरदार आवाज के साथ मेरा हाथ सीधा लियू रुयान के चेहरे पर जा लगा। वो अपना गाल पकड़कर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में शौक और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उससे इतना प्यार करता था वो उस पर हाथ भी उठा सकता है। और फिर वहां यूयुई थी। वो सोफा के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना सिर ढककर, आंखों में प्योर डर। वो लगभग चीखते हुए बोली, ठीक है, प्रॉफिट 40-60 नहीं, 50-50 कर लेते हैं। मैं 50-50 रेडी हूँ।
बस उसे मत मारो और प्लीज मुझे भी मत मारना। मैं अभी अपनी सेक्रेटरी को नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने बोलती हूँ अभी। वो पैनिक में ऑलमोस्ट रोने लगी। सेक्रेटरी जल्दी नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करो, प्रॉफिट स्प्लिट 50-50 कर दो, जल्दी करो प्लीज। अगर तुम टाइम पे नहीं आए तो अगले हफ्ते मेरा 7 दिन वाला फ्यूनरल चल रहा होगा। पूरे कैओस के बीच सिस्टम मुझे पकड़कर लिटरली रोने लगा। होस्ट मेरी गलती थी, जल्दी साइकियाट्रिस्ट को वापस बुलाओ, चेकअप कराओ। मैं फिर कभी किसी एज लॉर्ड जैसे इंसान को ट्रैजिक सेकंड लीड बचाने के लिए नहीं बोलूंगा। और एक बार फिर मैं साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा था, उसे अपना कंप्लीटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हुए। साइकियाट्रिस्ट अपने सिर पर बचे हुए आखिरी बालों को इतनी जोर से रगड़ रहा था जैसे फ्रस्ट्रेशन में खुद ही गंजा हो जाएगा। वो उन पेपर्स को ऐसे घूर रहा था जैसे उनमें छेद कर देगा। फिर उसने धीरे से पूछा, मिस्टर जी आपको क्या लगता है इस बार इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह क्या थी? मैंने आर्म्स क्रॉस किए और चेयर पर पीछे टिक गया। सीन एक्टमेंट, मैंने ठंडी आवाज में कहा। एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो गई। वो पेनफुल मोमेंट्स पैरासाइट्स की तरह हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते। साइकियाट्रिस्ट को शायद पहली बार कोई ब्रेक थ्रू मिला था। उसकी आवाज थोड़ी होपफुल लगी। अच्छा उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैंने कैजुअली जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। 300 मिलियन युआन वाली लैंड डील थी, स्प्लिट 70-30 होना था, लेकिन उसने 50-50 इंसिस्ट किया। मेरे हिसाब से मेरे पार्टनर ने मुझे कम से कम 200 मिलियन युआन का प्योर प्रॉफिट प्रैक्टिकली गिफ्ट कर दिया। ये सुनते ही साइकियाट्रिस्ट ने अपने सिर का आखिरी फस भी खत्म कर दिया। उसने गहरी सांस ली, चेहरा जोर से रगड़ा और फिर वर्डिक्ट सुनाया। टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से आपको ट्रॉमेटिक मेमोरी रिकॉल हो रहा है। शायद आपको ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करने चाहिए जो पुरानी मेमोरीज ट्रिगर करे, जैसे 200 मिलियन कमाने वाले अपॉर्चुनिटीज। उसकी आवाज में खुद कॉन्फिडेंस नहीं था और ऑनेस्टली मुझे भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी पिछली एडवाइस सीरियसली ले ली। सिमिलर सिनेरियोज अवॉइड करो। मैंने वो बिल दोबारा खोला जो मैंने लियू रियान को भेजा था और उसमें एक नई लाइन ऐड कर दी, मेडिकल फीस। उस स्लैब की कॉम्पेंसेशन जो मैंने उसे मारा था। मैंने धीरे से सिस्टम से पूछा, आजकल एक स्लैब की कीमत कितनी चल रही है? सिस्टम बोला, इंजरी पर डिपेंड करता है, माइनर हो तो कुछ हजार, सीरियस हो तो लाखों तक। ट्रैजिक सेकंड लीड अभी भी सांस ले रही थी, मतलब इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी, इसलिए मैंने बड़े जेनरसली उसमें से 20 हटा दिए और बाकी का 10 मिलियन युआन वाला अपडेटेड बिल उसे फिर से भेज दिया। जैसे ही लियू रियान ने कॉल करने की कोशिश की, मैंने इंस्टेंटली काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। ये सब खत्म होने के बाद मैंने लंबी राहत वाली सांस छोड़ी। तभी जियांग चेंग का कॉल आया। जी बोडा, ड्रिंक्स पर चलना है, कैंपस ब्यूटी का फ्रेश गॉसिप है मेरे पास। उसकी आवाज पूरी सेडन फ्रॉड एनर्जी से भरी हुई थी। बार में बैठकर उसने ड्रिंक डालते हुए मजाक उड़ाया, जानता है वो तुम्हें पैसे वापस नहीं दे पाई तो ये टिंग चेंग से लोन मांगने चली गई। और गेस व्हाट, वो आदमी कंप्लीट स्कमबैग निकला। ना सिर्फ उसने पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि अपना सामान पैक करके सीधा घोष भी कर गया, वापस अपनी रिच एक्स के पास चला गया। इस स्टोरी में मैं लीड्स हमेशा आखिर में वापस साथ आ ही जाते हैं। वही रिसाइकल रिच गर्ल और पुअर बॉय वाला ड्रामा। और मैं जो पहले ट्रैजिक सेकंड लीड का पूरा खर्च उठाता था, आखिरकार उससे हमेशा के लिए कट ऑफ कर चुका था। मैं फिर वही वेल्दी प्लेबॉय बन गया और सब कुछ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। बस लियू रियान अकेली फिनिश लाइन पर खड़ी रह गई। जिसे वो प्यार करती थी और जो उससे प्यार करता था, दोनों उससे दूर चले गए। वो किसी को पकड़ कर नहीं रख पाई। कॉलेज के दिनों में लियू रियान पहली नजर में ही ये टिंग चैंग पर फिदा हो गई थी। रीजन इतना ट्रैजिक था कि हंसी आई। वो कैफेटेरिया में ट्रे लेकर खड़ी थी, लेकिन उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं थे कि एक सिंपल मील भी खरीद सके। तब मेल लीड ने आगे बढ़कर उसके लिए 20 युआन स्वाइप कर दिए। वहीं से उसके प्यार का बीज उगा। इसलिए बाद में मैंने उस पर 10 मिलियन खर्च किए, फिर भी वो उस 20 युआन वाले मील को बीट नहीं कर पाए। अलग ही लेवल का प्यार था भाई। मैंने इरिटेट होकर अनदर 200 युआन बॉटल खोल दी। उस लड़की की वर्थ 10 मिलियन नहीं है। मैंने मनी मन सोचा, उसकी औकात बस उसी 20 युआन ट्रे तक है। आने वाले लंबे सालों तक वो उसी बासी कैफेटेरिया वाले प्यार का टेस्ट एंजॉय करती रहेगी। मुझे लगा था अब मुझे लियू रियान कभी नहीं दिखेगी, लेकिन उस रात जब मैं जियांग चेंग से निकलकर विला वापस ड्राइव कर रहा था, तो गेट के बाहर खड़ी एक टूटी हुई लोनली फिगर देखकर मैं सच में रुक गया। लग रहा था वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी मेमोरीज के सबसे डीप हिस्से में जाकर मुश्किल से उस लड़की को पहचान पाया। वही वंस कोल्ड और अनटचेबल ट्रैजिक सेकंड लीड। जैसे ही उसने मेरी कार देखी, उसकी आंखों में अचानक होप की हल्की सी चमक आ गई। वो हेजिटेंट आवाज में बोली, जी बोडा, तुमने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी पुरानी एरोगेंस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चेहरे पर हल्के मार्क्स भी थे। साफ दिख रहा था कि जिंदगी ने पिछले दिनों उसे बुरी तरह पीसा था। तभी मुझे साइकाइट्रिस्ट की बात याद आई। सिमिलर सिनेरियोज अवॉइड करो। और लियू रियान हमेशा मुझे मेरी सबसे पेनफुल मेमोरीज याद दिलाती थी। मैं इंस्टिंक्टिवली उसके पास से निकलकर अंदर जाने लगा, लेकिन वो पैनिक कर गई। उसने ऑलमोस्ट मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे उस लास्ट स्लैप का दर्द याद आ गया। वो तुरंत पीछे हट गई और बस मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। जी बोडा, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलत चीजें की। मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है कि मैं अपने ही दिल को समझ नहीं पाई। तुम इतने रिच थे और मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे प्यार को टेस्ट करती रही। उसकी आवाज इतनी सिंसियर लग रही थी कि शायद कोई और पिघल जाता, लेकिन मैंने बस भौहें सिकोड़ ली और एक कदम पीछे हट गया। उसने इस रिलेशनशिप को ग्लास की तरह ट्रीट किया था। बार बार उस पर वेट डालती रही, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कब टूटेगा। और आखिरकार उसका विश पूरा हो गया। ग्लास टूट चुका था, उसे अपना आंसर मिल चुका था, लेकिन अब उसे खुद ही वो रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा। इसलिए वो टूटे हुए पीसेस को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने फ्लैट आवाज में कहा, लेकिन तुम मेरा टेस्ट फेल कर चुकी हो,
इसलिए सब खत्म। तभी सिस्टम ने एक आखिरी कोशिश की। हाउ अबाउट चुप। मैं जोर से गरजा। हीरो के लेफ्ट ओवर्स मेरे ऊपर क्यों थोपने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं कोई रिसाइकलिंग सेंटर दिखता हूँ? सिस्टम फाइनली चुप हो गया। लियो रुयान के चेहरे पर प्योर टेरर उतर आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में उससे प्यार करना बंद कर दिया है। जिस आदमी की आंखों में कभी उसके लिए इतना इंटेंस प्यार था, अब उन्हीं आंखों में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। इतने समय तक वो परफेक्टली बैलेंस बनाकर चल रही थी, मुझसे पैसे लेती थी और प्यार ये टिंगचेंग को देती थी। वो दोनों चीजें चाहती थी, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आया। मैं उसके पास से निकलकर विला के अंदर जाने लगा। तभी अचानक लियो रियान मेरे सामने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जी बोडा, वो टूटती आवाज में बोली, तुम ही मेरे एवरीथिंग हो। तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, वो अचानक कैसे खत्म हो गया? वो नीचे सिर झुकाए रो रही थी, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया कि मेरी आंखें फिर से लाल हो चुकी थी। जिस दिन मैंने गैस ऑन की थी, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही घुटनों पर बैठी थी। वही गिल्ट ट्रिप, वही इमोशनल ब्लैकमेल। वो रोते हुए बोल रही थी, जी बोडा, मैंने तुझे पाला है, तू मेरा गैम्बलिंग डेट भी नहीं चुका सकता। क्या चाहता है? डेट कलेक्टर्स मुझे मार दे, यही देखना चाहता है तू? तभी खुश होगा। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। तू हमेशा सेल्फिश रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में कभी नहीं। वो बार बार फ्लोर पर सिर मार रही थी, खुद को विक्टिम और मुझे मॉन्स्टर दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी मैं गिल्ट में दबकर उसकी जिंदगी का डोरमैट बन जाऊं। और अब लियो रुयान भी मेरे सामने वैसे ही घुटनों पर थी। उसकी सिलुएट मेरी माँ से ओवरलैप होने लगी। सच कहूं, मेरे फादर और सिस्टर से भी ज्यादा अगर मैं किसी से नफरत करता था तो वो मेरी माँ थी। फादर और सिस्टर शायद बस इग्नोरेंट थे, लेकिन वो अंदर तक रॉटन थी। उसे अपने किए पर कभी पछतावा ही नहीं हुआ। वो मुझे भी अपने साथ नीचे घसीटना चाहती थी। उसके डेट्स उस बॉटमलेस पिट की तरह थे जिसे कभी भरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमेशा घुटनों पर बैठकर रोती रहती। मैं बदल गई हूँ बोलती, और फिर वही सब दोबारा करती। मेरी आंखों का लाल रंग और गहरा हो गया। पास्ट और प्रेजेंट पूरी तरह ओवरलैप होने लगे। और जिस पल मेरी सैनिटी टूट गई, मैंने लियो रियान के बाल पकड़कर उसका सिर जोर से फ्लोर पर दे मारा। वो दर्द से चीख उठी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तुम्हें घुटनों पर रहना इतना पसंद है ना? मैं गरजा, तो आज वहीं पड़ी रहो, चाहे आज यहीं मर जाओ। फिर भी मैं तुम्हारे इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं फंसूंगा। मैं अपनी जिंदगी फैमिली पैरासाइट्स का फ्यूल नहीं बनने दूंगा। आखिर में मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने कौन था, लियो रियान या मेरी माँ। तभी बटलर ने पीछे से पकड़कर मुझे विला के अंदर खींचा। तब जाकर मेरी थोड़ी सैनिटी वापस आई। मैंने पीछे मुड़कर लियो रियान को देखा। उसका माथा बुरी तरह इंजोर्ड था, लेकिन ऑनेस्टली शायद यही बेहतर था। उसकी आंखों में जो डिस्पेयर था, उससे साफ पता चल रहा था कि आखिरकार उसे सच समझ आ गया था। उसे रियलाइज हो गया था कि मैं सिर्फ उससे प्यार नहीं करना छोड़ चुका, मैं उससे नफरत करता हूँ। जब साइकाइट्रिस्ट तीसरी बार घर आया, तब तक वो पूरी तरह बॉल्ड हो चुका था। इस बार उसने टेस्ट तक नहीं किए, सीधा बोल दिया, इनका कोई फायदा नहीं। उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। वो सीधे मुद्दे पर आया, मिस्टर जी, जब भी आप कंट्रोल लूज करते हैं, क्या वो लड़की हमेशा वहां होती है? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर रियलाइज किया, सच में हर बार वो वहीं थी। साइकियाट्रिस्ट ने अचानक डेस्क पर हाथ मारा। बस यही प्रॉब्लम है, वो ऑलमोस्ट चिल्लाया। उस वॉकिंग जिंक्स से दूर रहिए, जरूरत पड़े तो रास्ता बदल लीजिए, लेकिन हर हालत में उससे 10 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको फिर कभी एपिसोड नहीं आएगा। भाई, वो आदमी जीनियस निकला, मॉडर्न डे मिरेकल वर्कर। उसने इंस्टेंटली क्योर ढूंढ लिया। मुझे अचानक एनलाइटमेंट फील हुआ। मैंने उसे दिल से थैंक यू बोला और उसकी बात को अपनी जिंदगी का गोल्डन रूल बना लिया। अब से मेरी फ्यूचर लाइफ में ट्रैजिक सेकंड लीड ऑफिशियली बैंड है। मीनवाइल लैंड प्रोजेक्ट फुल स्पीड में डेवलप हो रहा था, लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी। स्टोरी की बिगेस्ट विलेनेस यू यावे हर मीटिंग में अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर आने लगी थी। वो हमेशा मुझसे पूरे 3 मीटर दूर खड़ी रहती थी, पास आने की हिम्मत तक नहीं करती थी। बुक में उसे एक कोल्ड रूथलेस कॉर्पोरेट क्वीन बताया गया था, ऐसी विलेनेस जिसे देखकर लोग डर जाएं। लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी थोड़ी अलग थी। शायद उसे अब उस 50-50 प्रॉफिट स्प्लिट का रिग्रेट होने लगा था। लैंड खरीदने के बाद मेरे पास स्टार्टअप कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तब उसने मेरे साथ पार्टनरशिप करके 400 मिलियन इन्वेस्ट की, लेकिन शेयर्स फिर भी इक्वल रहे। ऑब्वियसली अब उसे अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट होना ही था। कई बार मुझे खुद लगने लगा था कि इस स्टोरी का असली विलन मैं ही। गुजरती हुई चिड़िया के पंख तक नोच लूं और गुजरते हुए इंसान की आत्मा भी पकड़ कर रख लूं। मैं पूरा टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर बिताने लगा। लियो रियान विला पर मुझे ढूंढ नहीं पाती थी, और बहुत सर्च करने के बाद आखिर उसे मेरा लोकेशन मिल गया। वो साइट तक आने लगी, लेकिन मैंने डॉक्टर की एडवाइस को लिटरली सेक्रेड रूल बना लिया था। जैसे ही वो दूर से दिखती, बॉडीगार्ड्स उसे तुरंत भगा देते। दूर से उसकी हिस्टेरिकल आवाज सुनाई देती, प्लीज जी बोडा, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ 1 मिनट। मैंने इरिटेट होकर अपने टेम्पल्स दबाए। यहाँ 700 मिलियन युआन का प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने सोचा, मेरे पास इस बैड लक चार्म के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। जियांगचेंग हैस पड़ा, भाई प्लीज। वो गोल्ड डिगर सिर्फ पैसे के लिए वापस आई है। इतने समय पिजन होल जैसे कमरे में रहने के बाद उसे विला वाली लग्जरी लाइफ याद आने लगी होगी। जब लियो रियान पहली बार मुझे छोड़कर गई थी, तब उसे लगा था कि वो आराम से एक्टिंग में वापस चली जाएगी। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर्स और स्टाफ को पता चला कि हमारा फॉल आउट हो चुका है, सबने उसे घोस्ट कर दिया। फिर उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की, थर्स्ट ट्रैप कंटेंट डालना शुरू किया, लेकिन वहां कंपटीशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा ब्रूटल था। आखिर में उसका अकाउंट पॉलिसी वायोलेशंस की वजह से बैन हो गया। इस पॉइंट तक उसके अंदर पहले वाली मूवी क्वीन वाली ऑरा का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। मीनवाइल मेरा लॉयर उसके पीछे पड़ा हुआ था, पूरे 998 मिलियन युआन रिकवर करने के लिए। जो 20 मैंने बिल से हटाए थे,
वो बेसिकली स्लैब के मेडिकल फीस के तौर पे थे। पैसे के मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं किसी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन कोई भी मुझसे फ्री राइड नहीं लेगा। क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पा रही थी, उसने मेल लीड पे लॉसूट कर दिया। जो सामान वो ब्रेकअप के बाद ले गया था, उसके लॉसेस की भरपाई मांगने लगी, और इसी के साथ ट्रैजिक सेकंड लीड और हीरो का रिश्ता ऑफिशियली खत्म हो गया। फनी बात ये थी कि जब बीच में टॉक्सिक विलन यानी मैं हट गया, तब वो दोनों खुद कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। उनका इटर्नल लव ऑफिशियली डेड हो चुका था। दूसरी तरफ ब्रेकअप के बाद हीरोइन के फैमिली को जब सब पता चला, तो उन्होंने भी यी टैंग चैंग को घेर लिया। हीरोइन थोड़ी एयरहेड हो सकती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स बिल्कुल शार्प थे। मुझे ऑनेस्टली इनमें से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि मेरे 998 मिलियन आखिरकार वापस आ गए थे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरा होने वाले दिन सिस्टम, जिसने काफी समय से आवाज तक नहीं निकाली थी, अचानक मेरे कान में एक्साइटेड होकर चिल्लाया, होस्ट मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे जेन्युइनली गिल्ट फील हुआ। मैंने धीरे से कहा, सॉरी, मैं तुम्हारा मिशन पूरा नहीं कर पाया। लगता है मैंने तुम्हारा केपीआई बर्बाद कर दिया। लेकिन सिस्टम हैज पड़ा। एक्चुअली मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरे दिमाग में चीरिंग की आवाज गूंजने लगी। तभी मुझे रियलाइज हुआ उसका असली मिशन लियो रुयान को उसकी टॉक्सिक ऑब्सेशन से बचाना था, और टेक्निकली मैंने वो कर दिया था। अब वो डार्क या ऑब्सेसिव नहीं थी, अब वो बस टायर्ड और ब्रोक थी। उसके पास डिप्रेस्ड होने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि कोई नया वीआईपी कस्टमर उसे बुला रहा होता था। उसके पास ऑब्सेशन के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वो स्लो हुई तो कस्टमर्स कंप्लेन कर देते। अमेजिंग, मैंने खुद की पीठ थपथपाई। वाह, मैंने सच में एक टॉक्सिक इंसान को सेव कर दिया। दूसरी इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट आने के बाद मैंने उसका काफी हिस्सा डोनेट कर दिया माउंटेन विलेजेस के कई एलिमेंट्री स्कूल्स में, ताकि बच्चे फिर से पढ़ाई शुरू कर सके। काफी समय से मुझे कोई इमोशनल एपिसोड भी नहीं आया था। इसेकाई होने से पहले वाले नाइटमेयर्स धीरे धीरे फेड होने लगे थे। मॉल की ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन मुझे अपनी फर्स्ट डिविडेंड ऑफिशियली मिली। कोइंसिडेंटली उसी दिन मेरा 26 बर्थडे भी था। उस रात मैं जियांग चेंग और यू याओ वे क्लब के वीआईपी बूथ में चिल कर रहे थे। हम फ्रूट प्लेटर का वेट कर रहे थे कि तभी डोर खुला और अंदर लियो रुयान आई। उसके हाथ में भारी ट्रे थी, ड्रिंक्स और फ्रूट से भरी हुई। वो हमेशा की तरह घुटनों पर बैठकर ट्रे टेबल पर रखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर सीधा मुझ पर पड़ी। मैं सोफा के बीच में बैठा था, वो वहीं फ्रीज हो गई। सिर्फ 2 साल हुए थे हमारी आखिरी बात को, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी गुजर गई हो। वो कुछ सेकंड्स तक हकलाती रही, फिर धीरे से बोली, जी बोडा, मैंने एक सपना देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। सपने में तुमने मुझे शोबिज में आगे बढ़ाया, मुझे मूवी क्वीन तक बना दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता रहा कि तुम्हारा पैसा मेरे लिए इंसल्ट है। मैंने उसी हाथ को काटा जिसने मुझे खिलाया, तुम्हारे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, और आखिर में तुम्हें भी मरवा दिया। आखिरी वर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते उसकी आवाज टूट चुकी थी। शायद उसने ओरिजिनल प्लॉट का सपना देखा था, वो जिंदगी जहां वो लग्जरी में रहती थी, और फिर अचानक इस हार्श रियलिटी में जाग गई। उस कमरे में मौजूद हम चारों की रिएक्शन अलग थी। मेरी ठंडी नजरें उसकी आंसुओं भरी आंखों से मिली, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जियांग चेंग उसे प्यूर अनोयंस से देख रहा था। जिंदगी से टूटी हुई लियो रुयान अब भी मुझे थोड़ी उम्मीद से देख रही थी। वो डेस्परेटली चाहती थी कि मैं अपना फैसला बदल दूं, फिर से उससे प्यार करूं और उसे इस मेस से बाहर निकालूं। लेकिन सबसे लेजेंडरी रिएक्शन यू याओ वे की थी। विलेनेस इंस्टेंटली सोफा के कॉर्नर में सिकुड़ गई, दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया और पैनिक में चिल्लाई, तो तुम लोग खड़े क्या हो, दूर अभी बंद करो। ये उसे देखते ही पागल हो जाता है। अगर दूर बंद नहीं किया तो अगले हफ्ते मेरा खुद का फ्यूनरल चल रहा होगा। अगले ही सेकंड धड़ाम, दूर जोर से बंद हो गया। बस एक दूर ने हमें 2 अलग दुनियाओं में बांट दिया, ऐसी दुनियाएं जो अब कभी दोबारा टच नहीं करेंगी। जिस दुनिया को लियो रुयान कभी नीचे समझती थी, अब वो ऐसी जगह बन चुकी थी जहां वो दोबारा कभी कदम नहीं रख पाएगी। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।